चलो, गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। पहला वही काम कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद आज का जो पार्ट है, मुगल काल का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। यानी मुगल काल, कल आपने 1530 बाबर की मृत्यु तक का पढ़ा हुआ था। बाबर की मृत्यु 1530, 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी ना। अच्छा, इसके बाद बाबर के बाद शासन पर कौन आया था? हुमायूं आया था। कल पढ़ा था, हाँ बिल्कुल कल पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। यानी बाबर के बाद जो है शासन पर हुमायूं आया था। कौन आया था? हुमायूं आया था। तो हुमायूं जो था, ये बाबर का कौन था? बाबर का क्या था रिलेशन? इसका पुत्र था। बिल्कुल सही है। तो जब पिता खत्म होगा तो शासन पुत्र के पास ही पहुंचेगा। तो अब हमारे आज का जो पार्ट है वो हुमायूं हुमायूं के बारे में बात करेंगे, जो 1530 से लेकर के 1556 तक रहा है। 1530 से लेकर के 1556 तक रहा है। जबकि हुमायूं ने भारत में जो शासन किया है, दो दो भागों में किया है। एक 1530 से लेकर के 40 तक किया है, और इसके बाद बीच में एक गैप आता है। और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हार जाने के बाद वह वहां से भाग जाता है, और इसके बाद दोबारा कमबैक करता है 1555 में। और जो 56 केवल कुछ ही समय के लिए प्रशासन पे रहा है, और इसके बाद 56 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो बात थी हुमायूं की, शासन की बात की हमने। आज हुमायूं के बारे में बहुत विस्तार से आपको पढ़ना है, और शायद मजा आ जाएगा। आज के बाद ये कभी नहीं कहेंगे हुमायूं का क्वेश्चन बाहर जाएगा। जैसे आपका कल बाबर का क्वेश्चन जितना पढ़ा दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। बाबर में, बाबर की आत्मकथा क्या थी? बाबर की आत्मकथा क्या थी? बताओ, बाबर की आत्मकथा क्या थी? कोई नहीं बोलेगा? कोई तो बोल दो। बाबरनामा, वेरी गुड। बाबरनामा थी, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा थी। तो ये पिछला वीडियो जो था, जिसे नहीं देख पाए हैं तो दोबारा से भी वो यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। और बाकी जो है, बात करेंगे हुमायूं की आज। तो हुमायूं का परिचय परिचय कराते हैं कि हुमायूं का परिचय। हुमायूं का पूरा नाम जो था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं था। अच्छा, अब हुमायूं जो था, उसके पिता का नाम क्या था? हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। क्या था? बाबर था। और उसकी माता थी माहम बेगम। माता कौन थी? माहम बेगम। हुमायूं के जो पिता थे वो बाबर थे, और माता माहम बेगम थी। हुमायूं का जो जन्म था वो 6 मार्च 1508 काबुल में हुआ था। काबुल में हुआ था। बिल्कुल सही है। 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था हुमायूं का जन्म। अच्छा, इसके बाद इनका राज्याभिषेक जो हुआ था, राज्याभिषेक कब हुआ हुमायूं का? 26 दिसंबर 1530 में। पिता की मृत्यु के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 30 दिसंबर
1530 में आगरा में हुआ था। आगरा में हुआ था 30 दिसंबर 1530 आगरा में जो था इनका राज्याभिषेक हुआ था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं 29 दिसंबर है। अच्छा, 29 दिसंबर। अच्छा, नहीं तो हमने तो आज 30 ही दिसंबर पढ़ा है। देखिए, ऐसा होता है डेट में, किताबों के हिसाब से अलग अलग भी डेटें कभी कभी आ जाती हैं। ठीक है, एक आध दिन जो है। हाँ, हमने तो आज देखा था, उससे मेरे पास जो किताब थी तो उसमें तो 30 दिसंबर ही था। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, लूसेंट में, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 29 30 दोनों कर लो, 29 30 दोनों कर लो। ठीक, चलो अच्छा देखिए, तो राज्याभिषेक 29 30 दिसंबर 1530 आगरा में हुआ था। इसके बाद में इनकी भाई और बहन कितने थे? हुमायूं के कितने भाई थे, कितने बहन थे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं एसडी, 3 और 1 बहन। 3 भाई और 1 बहन हुमायूं का था। और बाबर का जो उत्तराधिकारी था उसे हुमायूं को बनाया था। बाबर ने अपना उत्तराधिकारी जो था वो हुमायूं को बनाया था। और हुमायूं को जब उत्तराधिकारी बना दिया गया था तो उसने, बाबर ने कह रखा था कि सभी को जो है हिस्सा जो है अलग अलग करके डिवाइड कर लेना है। तो जो भाई और बहन थे उसके, वो कौन कौन से भाई और बहन थे? एक था उसका भाई कामरान, जिसका नाम था कामरान। और एक था उसका भाई अस्करी, एक था अस्करी। और ये दोनों भाइयों की माता जो थी वो थी गुलरुख बेगम। कौन थी? गुलरुख बेगम। ये पहला पुत्र भाई, दूसरा भाई, और तीसरा भाई जो था वो था हिंदाल। हिंदाल, जिसकी माता थी दिलदार बेगम। दिलदार बेगम। और इसके बाद एक जो बहन थी वो थी गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन बानो बेगम, ये इसकी बहन थी, जो एकमात्र बहन थी वो गुलबदन बानो बेगम थी, जिसने हुमायूं नामा की रचना की है। हुमायूं नामा की रचना की। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। यानी इसमें हुमायूं के बारे में इनकी बहन गुलबदन बेगम ने समझाया है। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये तो, पर अब आप सोचो कि बाबर की कितनी शादियां हुई। गुलरख बेगम, दुलदार बेगम, महान बेगम, यानी कई शादियां हुई थी बाबर की। ठीक है, कई शादियां जो थी बाबर की हुई थी। तो अब बात करेंगे, ये तो इनका परिचय था। अब बाबर के जाने के बाद हुमायूं के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। तो कुछ प्रारंभिक चुनौतियां थी जो, प्रारंभिक चुनौती थी वो कौन कौन सी थी? एक, पहला जो था प्रारंभिक चुनौती जो थी हुमायूं के सामने, कि साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्य का विस्तार करना। एक चुनौती तो यह थी कि जब पिता की मृत्यु हो जाने के बाद में
हुमायूं के सामने ये चुनौती थी, क्योंकि बड़ा होने के नाते पूरा जो जिम्मेदारी थी वो हुमायूं के कंधों पर आ गई थी, और साम्राज्य को किस तरह से बांटा जाए। और यह बात मरने से पहले बाबर ने हुमायूं से कह रखा था कि उसके दिशा निर्देश थे कि जो हमारा ये शासन है इसको आप सभी भाइयों में आपस में इसका बंटवारा कर लेना है। तो हुमायूं ने क्या किया, सभी भाइयों का विभाजन कर दिया, यानी बंटवारा कर दिया, क्योंकि पिता का आदेश था और उसका पालन करना उनका अधिकार था। तो जब उन्होंने विभाजन किया तो पहला एक पुत्र जो था कामरान, कामरान था, इसको उन्होंने काबुल और कंधार, काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया। कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया। देखो याद भी रहेगा, कामरान काबुल कंधार, बहुत अच्छा रहा कि कामरान को ही काबुल कंधार दिया, जिससे कि याद बना रहेगा है। इसके बाद जो एक और थे अस्करी, दूसरा पुत्र था जो अस्करी, अस्करी को संबल क्षेत्र दे दिया। संबल क्षेत्र जो था वो अस्करी को दे दिया। और हिंदाल जो था तीसरा पुत्र, हिंदाल, हिंदाल जो है यही हुमायूं की लास्ट में मदद करेगा। और ये दोनों जो हैं हुमायूं की बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे किसी भी युद्ध में। तब इन्हीं दोनों पुत्रों की देखिए, ये दोनों भाइयों की क्या दशा करता है बाबर हुमायूं, ये हम आपको बताएंगे आगे। इसका बहुत ही इंटरेस्टेड आपका उठाया गया है आज का जो लेक्चर है। देखिए हिंदाल जो था इसको कौन सा क्षेत्र दे दिया गया है, मेवाड़ क्षेत्र दे दिया गया है। कौन सा क्षेत्र दे दिया गया है, मेवाड़ क्षेत्र जो था वो हिंदाल को दे दिया गया। इसके बाद सुलेमान मिर्जा, एक व्यक्ति थे सुलेमान मिर्जा, जो कि इसका कैसा भाई था, ये सगा भाई नहीं था, चचेरा भाई था। इसने चचेरे भाई को भी शासन दिया बदख्खा का, बिल्कुल सही है, बदख्शा का जो है शासन सुलेमान मिर्जा को दे दिया था। क्यों कहा तो यह जाता है कि बदख्शा का ही शासक हुमायूं था, बदख्शा का ही शासक हुमायूं भी था। तो ये भी जो है इस तरह से चार जो भाई थे उन्हें किस तरह से उन्होंने विभाजन कर दिया। इसके बाद एक और सबसे बड़ी समस्या थी बाबर की विरासत। बाबर की जो विरासत थी, बाबर की जो विरासत, एक पहली चुनौती तो यह थी, और दूसरी चुनौती बाबर की विरासत को बचाना था। बाबर की विरासत को बचाना था। भाई बहुत आगे चल रहे, बहुत होशियार हो, बहुत सुंदर, बहुत होशियार हो, आगे निकल रहे हो, ठीक है, बहुत सुंदर। बताओ तो पे कलंजर का युद्ध कब हुआ था? चलो अच्छा देखो, तो बाबर जो था, पहली एक और हुमायूं को चुनौती थी, वो थी क्या, बाबर को विरासत में, बाबर की जो विरासत थी उसकी विरासत क्या थी, दिल्ली से आगरा तक में जो सटे क्षेत्रों में वो जीत लिया था, उस पर स्थायी कब्जा नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद एक और चुनौती थी अफगान का सामना। अफगान का सामना, एक ये भी चुनौती हुमायूं के लिए बहुत बड़ी थी। ठीक है, हुमायूं के लिए एक चुनौती ये भी थी अफगान का सामना। और इसके बाद में हुमायूं को एक ये भी चुनौती थी कि हुमायूं का जो है व्यक्तित्व, अब हुमायूं अपने व्यक्तित्व में ये चाहता था, वो ये सोच रहा था कि हमारा जो शासन है वो विस्तार रहे, हमारी सैन्य व्यवस्था काफी मजबूत रहे, ये सब उसके मन में चल रहा था। ये उसके सामने चुनौतियां थी हुमायूं के सामने। तो
फिर इन चुनौतियों के बाद में क्या होता है, हुमायूं ने जो है भारत में लड़े जो युद्ध हैं वो किस तरह से लड़े हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। पहला हुमायूं ने जो युद्ध लड़ा था वो कलिंजर पर आक्रमण किया था। कहां पर? कलिंजर पर आक्रमण। कलिंजर पर आक्रमण किया था 1531 में। 1531 में कलिंजर पर आक्रमण किया। कलिंजर के शासक, लिखें पॉइंट, कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव एवं अफगानों से मित्रतापूर्ण संबंध था, एवं अफगानों से मित्रतापूर्ण संबंध था। अगले पॉइंट में जाएंगे। अब यहां कलिंजर के शासक ने, प्रताप रुद्रदेव ने एक कूटनीति चली और उसने क्या किया, धन की जो क्षति हुई थी धन देकर के और हुमायूं से संधि कर ली, हुमायूं से संधि कर ली और हुमायूं को बिना युद्ध के वापस भेज दिया, बिना युद्ध के वापस भेज दिया और हुमायूं जो था वहां से बिना युद्ध किए ही वापस लौट आता है। बात समझ रहे? कलिंजर के जो कलिंजर पर पहला आक्रमण हुआ 1531 में, वहां पर प्रताप रुद्रदेव ने कूटनीति की चाल चली और क्या किया, धन और क्षतिपूर्ति को पूरा किया और एक संधि कर ली, सलाह कर ली और उसे वापस भेज दिया घर। तो बिना ही लड़े ये वहां से वापस चला आया और ये बिना युद्ध किए वहां से संधि कर लेना, यह भी इसके लिए एक बहुत बड़ा अपघात साबित होगा। समझ रहे? इसने युद्ध नहीं किया और वापस लौट आया संधि करके, तो इसके जीवन में ये, इससे क्या हुआ, विरोधी जो थे वो सतर्क हो गए, वो जान गए कि इसमें दम कम है, दम कम है। इसके बाद इसने क्या किया, एक दोहरिया का युद्ध लड़ा। दोहरिया का युद्ध, ये 1532 में, दोहरिया का युद्ध जो था 1532 में हुआ और यह युद्ध जो था अफगान के शासक महमूद लोधी से हुमायूं का संघर्ष हुआ, से लिखते चलेंगे, हुमायूं का संघर्ष हुआ और हुमायूं जीत गया, और हुमायूं जीत गया। तो यहां पर अफगान के शासक महमूद लोधी से जब हुमायूं का संघर्ष हुआ और दोहरिया के युद्ध में हुमायूं जीत जाता है। अब जब हुमायूं को यह दोहरिया का युद्ध 1532 में जब जीत मिल जाती है तो मनोबल बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है और वो क्या करता है, चुनारगढ़ का घेरा करता है। अब चुनारगढ़ का घेरा क्यों कर रहा था? चुनारगढ़ का घेरा उसने इसलिए किया था कि जब दोहरिया का युद्ध हुआ था तो महमूद लोधी की मदद करने के लिए शेर खां आया था। शेर खां आया था, वही शेर खां जिसका नाम शेरशाह सूरी है, वही शेर खां है। तो शेर खां ने महमूद लोधी की मदद की थी
और मदद युद्ध के दरमियान शेर खां वहां से भाग लिया था। और जब शेर खां भाग लिया था तो यह चीज समझ में आ गई थी हुमायूं को कि शेर खां जो है कमजोर शासक है, और उसने क्या किया, चुनार का घेरा कर दिया, यानी चुनारगढ़ पर चढ़ाई कर दी हुमायूं ने। हेडिंग रहेगी आपकी अब चुनारगढ़ की, चुनारगढ़ का घेरा, चुनारगढ़ का घेरा 1532 में ही चुनारगढ़ का घेरा कर दिया। अब चुनारगढ़ में जब हुमायूं ने, शेर खां सूरी वहां के शासक थे, तो जब घेरा किया तो यहां पर भी शेर खां ने एक चाल चल दी, क्योंकि कलिंजर में वो इससे पहले संधि करके आया था, संधि करके आया था, और यहां पर जो था शेर शाह ने फिर संधि कर ली और समझौता करके, और अपना पुत्र जो था कुतुब खां, कुतुब खां जो पुत्र था वह इसकी सेवा के लिए हुमायूं ने भेज दिया, हुमायूं के साथ भेज दिया शेर खां ने। तो यहां से खुश होकर के हुमायूं फिर वापस चले आते हैं। तो लिख लेंगे, हम बोले देते हैं, लिख लें आप, कॉपी तो रखे होंगे, लिख लो। हुमायूं ने चुनारगढ़ को, हुमायूं ने चुनारगढ़ को शेर खां से छीनना चाहा, हुमायूं ने चुनारगढ़ को शेर खां से छीनना चाहा, पर संधि हो गई, लिख रहे हो, पर संधि हो गई, और शेर खां ने अपने पुत्र, और शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा के लिए भेज दिया, हुमायूं की सेवा के लिए भेज दिया। तो जब चुनारगढ़ का घेरा किया 1532, यहां भी संधि हो गई, हुमायूं वापस लौट आता है। अब जब हुमायूं वहां से वापस लौट आता है, इसके बाद उसने चौथा संघर्ष किया आकर बहादुर शाह से, बहादुर शाह से संघर्ष किया 1535-36 में, 35 और 36 में बहादुर शाह से संघर्ष किया। अब बहादुर शाह से जब संघर्ष किया हुमायूं ने, तो क्या हुआ कि वहां पर हुमायूं जीत जाता है, और बहादुर शाह के गुजरात और मालवा क्षेत्र पर अपना अधिकार, बिल्कुल सही है, गुजरात और मालवा क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। लेकिन एक वर्ष बाद बहादुर शाह ने दोबारा से चोट करी और अपना गुजरात और मालवा क्षेत्र वापस ले लेता है, और वहां से भी हुमायूं को फिर से नीचा देखने को मिलता है। तो ज्यादातर जो है हुमायूं को नीचा देखने को मिल रहा है। तो लिखेंगे यहां पर गुजरात, बोल दे, लिख लेना अपने हिसाब से, हम बोल देंगे, दोबारा से वीडियो देख लेना। जी जी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, हुमायूं का संघर्ष हुआ, हुमायूं ने मालवा एवं गुजरात पर अधिकार कर लिया, हुमायूं ने गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया। परंतु एक वर्ष के बाद गुजरात और मालवा को फिर से स्वतंत्र करा लिया बहादुर शाह ने फिर से स्वतंत्र करा लिया। अब इसके बाद में क्या हुमायूं करता है,
चुनारगढ़ पर फिर आक्रमण करता है और चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त करता है। चुनारगढ़ पर विजय। अब चुनारगढ़ पर विजय कब मिली थी उसे? 1538 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि चुनारगढ़ पर विजय कब मिली थी हुमायूं को, तो 1538 में मिली थी। हुमायूं ने चुनार के किले हुमायूं ने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। चुनार से आगे बढ़कर चुनार से आगे बढ़कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो क्या किया? चुनार पर के साथ साथ बंगाल तक पर भी उन्होंने क्या किया? अधिकार कर लिया। और जब ये चुनार का युद्ध में बंगाल में विजय हो गई तो वहां शासन था इनका। तो इधर क्या होता है, उसका एक भाई जो हिंदाल था उसने क्या किया? स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। और जब स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया तो हुमायूं बंगाल से वापस आ रहा था। बंगाल से वापस आ रहा था क्योंकि हिंदाल से भी उसे मिलना था, क्योंकि वो अपने को जो है बादशाह घोषित कर दिया था। और इधर घात लगाए शेर खां बैठे थे। शेर खां जो थे वो घात लगाए बैठे थे कि जैसे ही ये वापस आएगा हम इससे युद्ध जरूर करेंगे। और जब उधर से ये वापस आ रहा था तो रास्ते में शेर खां ने इसे घेर लिया। शेर खां ने इसे घेर लिया और इसके साथ में एक युद्ध किया। उस युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध। क्या था? चौसा का युद्ध। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को लड़ा गया था। 25 जून 1539 को लड़ा गया था। यानी कि जब हुमायूं चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त किए हैं और उसी रास्ते से गए थे, और जब भाई आप उसी रास्ते से जाएंगे और वापस भी आपको उसी रास्ते से लौटना है। और यह जानकारी शेर खां को मिल जाती है और शेर खां ने इन पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण किया है अब तो हुमायूं को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। हुमायूं को जान बचाने के लाले पड़ गए। हुमायूं क्या करता है? हुमायूं एक नदी में कूद जाता है। एक नदी में घोड़े से कूद जाता है और नदी में वो डूब रहा था। तो फिर क्या, उसकी एक जान बचाने के लिए एक भिश्ती आती है जिसका नाम था निजाम। निजाम नाम की भिश्ती ने इसको जान बचाई थी। किसकी? हुमायूं की। तो लिखेंगे इसको, शेर खां ने चौसा में हुमायूं को पराजित किया। शेर खां ने
चौसा में हुमायूं को पराजित किया। शेर खान ने चौसा में हुमायूं को पराजित किया। क्वेश्चन पूछा जाता है किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया था, तो चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो था उसमें हुमायूं को पराजित किया था। अब हुमायूं जो था इसकी जान किसने बचाई थी, यह क्वेश्चन बनता है कि जब ये शेर खान ने इस पे पूरी ताकत के साथ अपना बल लगा दिया था मारने के लिए, और उसी वक्त ये घोड़े से पानी में कूद गया। बह रही थी नदी, और नदी में कूद जाता है, और जब ये नदी में कूद जाता है तो इसकी जान बचाई थी एक निजाम नामक भिस्ती ने। यानी निजाम नामक भिस्ती ने इसकी जान बचाई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान किसने बचाई थी, तो यह किसने बचाई थी, निजाम नामक भिस्ती ने बचाई थी। और शेर खां को यहीं से शेर शाह सूरी की उपाधि मिल जाती है। शेर शाह की उपाधि प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है शेर शाह सूरी को शेर शाह की उपाधि कहां प्राप्त हुई थी, या शेर खां को उपाधि कहां प्राप्त हुई थी, किस युद्ध में, तो चौसा के युद्ध में। बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर की चीजें तो ठीक हम आपको लेके आए कि कैसे हुमायूं पहुंचा, लेकिन यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध दिमाग पे डाल के रखिए। ठीक है, 25 जून 1539 दो चीजों के लिए जाना जाता युद्ध। शेर शाह को उपाधि मिली थी, और हुमायूं को क्या हुआ था, एक बुढ़िया ने बचा लिया था, एक नाव चलाने वाले व्यक्ति ने जो था भिस्ती ने इनकी रक्षा की और इनकी जान बचा ली, और इनसे कहा बेटा दोबारा से दिल्ली में जाओ और वहां राज करो जा करके। ये क्या होता है, दोबारा से फिर वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद हुमायूं हार तो नहीं मान सकता है। मान जाएगा, नहीं मानेगा। बैठे बैठे एक और युद्ध तब तक कर दिया उसने, कन्नौज, जिसका नाम है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 17 मई 1540 को लड़ा गया था। 17 मई 1540 को लड़ा गया था। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो था 17 मई 1540 को लड़ा गया था। और यह युद्ध जो था हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ, और शेर शाह ने क्या किया, इसे पराजित कर दिया। भाई शेर शाह ने इसे क्या किया, देखो चौसा के युद्ध में जैसे ये हारा है हुमायूं, इसने जैसे चौसा के युद्ध में हारा, तो यहां शेर शाह को क्या हो जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। और हुमायूं जो है, हुमायूं को पॉइंट में लिखेंगे, हुमायूं को शेर शाह पराजित कर दिया, पराजित किया, और आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जैसे ही हुमायूं कन्नौज के बिलग्राम युद्ध में हार जाता है, और अब क्या है, अब तो यहां से भागना पड़ता है, और ये क्या होता है, हुमायूं सिंध भाग जाता है। हुमायूं जो है वो क्या होता है, सिंध भाग जाता है, सिंध भाग गया। और जब ये सिंध भाग जाता है, अब यानी पहला जो समय था 1540 का, ये निकल जाता है, और अब इसके हाथ से शासन चला जाता है। अब इसका निष्कासित जीवन शुरू हो जाता है, यानी अपने देश से बाहर चला जाता है। यानी इसका निष्कासित जीवन जो था, पूछा जाता है क्वेश्चन कि हुमायूं का निष्कासित जीवन क्या था,
हुमायूं का निष्कासित जीवन क्या था जो 1540 से शुरू हुआ और 1555 तक चला? 1555 तक चला, 15 साल तक चला। बिल्कुल सही बात है। अब इसे जब यहां से निकाल दिया गया, शासन भी चला गया, और अब क्या होता है, ये अपनी भाइयों की मदद सोचने लगता है। भाई भी इसके साथ देना बंद कर देते हैं। बात समझ रहे? भाई भी इसका साथ नहीं देते हैं, लेकिन एक भाई जो था हिंदाल, वो थोड़ी सी इसकी मदद करता है और सहायता करता है। तो हिंदाल ने क्या किया, अपने गुरु की पुत्री के साथ में इसका विवाह करा दिया। यानी अब कुछ नहीं बचो, आदमी, लड़का जब ज्यादा बिगड़ जाए और बात ना, बात समझ रहे? हाँ, फिर वो एकदम सही चलेगा। वही हिंदाल ने दिमाग लगा दिया, क्या किया कि 1541 में, 1541 में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर, मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बान से विवाह हो गया। विवाह हो गया। हमीदा बानो के साथ में इनका विवाह कर दिया गया 1541 में। अब क्या होता है भाई, जब विवाह हो गया, शादी हो गई, अब अकेला पड़ गया। लेकिन एक ईरान के शासक थे शाह, उन्होंने इन्हें एक ऑफर दिया, हुमायूं को एक ऑफर दिया। वो ऑफर यह दिया कि अगर तुम सिया धर्म को अपना लो तो हम आपकी मदद करते हैं। और पूरी तरह से बेबस थे, युद्ध सब हार चुके थे, तो उन्होंने उनसे हां कर दिया। और जब हां कर दिया तो फिर शाह ने उनकी मदद की। और जब मदद की शाह ने, जब मदद की, और मदद में जो दो पुत्र कामरान, और जो काबुल और कंधार पर कब्जा किए थे, वो शाह की मदद से दोबारा से वापस हुमायूं को दिला देता है। जब उसकी मदद से कामरान का शासन हुमायूं ले लेता है, और जब शासन मिल जाता है तो काबुल और कंधार में, लेकिन हुमायूं इतना अत्याचारी था जिसके कर्मों का फल उसे मिला। कहा जाता है इसने भाई कामरान को उसकी आंखें निकलवा ली थी। यानी अपने भाई कामरान की आंखें निकलवा करके उसे मक्का में भेज दिया था, मक्का में भेज दिया था। और दूसरे भाई को, अस्करी को भी इसने जेल में भेज दिया था, अस्करी को भी इसने जेल में भेज दिया था। और इसके बाद में हिंदाल को कुछ नहीं किया था, क्योंकि हिंदाल इसकी मदद करता था। लेकिन भगवान ने कहा तुझे हम बिल्कुल तेरा सुपड़ा साफ ही करेंगे। और हिंदाल को भी भगवान ने अपने मन से 1551 में उठा लिया। तो यानी कि कहा यह जाता है कि 1551 में यह तीनों भाइयों से हाथ धो बैठा था, तीनों भाइयों से हाथ
धो बैठा था हुमायूं। यानी कितना अत्याचारी व्यक्ति था, सोच सकते हो आप कि इसने क्या न क्या किया, अपने भाई की आंखें निकलवा ली, अपने भाई को जेल भिजवा दिया। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है हिस्से में भैया बैरी ला गए हैं। यानी हिस्सा, उसे उस पे कब्जा शासन चाहिए था, शासन की जगह पे उसने क्या न क्या किया, सिया धर्म को अपना लिया, ईरान के शासक के साथ में संधि करके अपने भाइयों का वध करवा दिया। मानो तो आंखें निकलवा ली, बदी करवा दिया, जेल डलवा दिया। और इस तरह से ये सारी चीजें लिखाते हैं। देखो, अच्छा लिख लो, लिखो कैसे लिखा है, अपने हिसाब से आप सेंटेंस लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे ना, लिख लेंगे कि भैया उसने क्या किया। जी हां, लिख लेंगे, सही है। सभी लोग अपने नोट्स पे अगर कोई चीज भूल जाते दोबारा से वीडियो बैक करके देखना, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। तो यहां तक हमने बता दिया, आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या होता है, जब 1551 में युद्ध के दरमियान हिंदाल की मृत्यु हो जाती है, हिंदाल की जब मृत्यु हो जाती है, इसके बाद पुनः से भारत विजय का अभियान शुरू हो जाता है। यानी मृत्यु के बाद हुमायूं पुनः भारत विजय, पुनः भारत विजय 1555 में मच्छीबारा युद्ध जीतकर, मच्छीबारा युद्ध जीतकर और पंजाब को जीता, और पंजाब को जीता। इसके बाद में 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ। सरहिंद का युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध हुआ, और सिकंदर सूर को पराजित किया। सिकंदर सूर को पराजित किया, पराजित किया और पुनः गद्दी पर बैठा। सिकंदर सूर को पराजित किया और पुनः गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। 1555 1540 के बाद 15 साल भटकता रहा। इसके बाद 1555 में जब दोबारा फिर गद्दी पर बैठा, कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा। भगवान ने कहा बेटा ज्यादा दिन नहीं, जल्दी लो, जल्दी निकल लो, तुम्हारा समय आ गया है। यानी वह समय था 1 जनवरी 1556, दीन पनाह भवन में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है। दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है। यानी 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह भवन जो था, इसका निर्माण भी हुमायूं ने ही कराया था। यानी
अपने मौत का बिस्तर भी इन्होंने ही बनाया था। ये हुमायूं ने इसका निर्माण 1533 में कराया था। दीन पनाह भवन का निर्माण 1533 में हुमायूं ने ही कराया था। तो जब सीढ़ियों से गिर करके 1533 में मृत्यु हो जाती है, यानी फिर शासन में ज्यादा दिन नहीं बैठ पाया। भाई 55 में आया और 56 में चल बसा, बहुत ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाया है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो एक कवि का नाम है लेनपुल के अनुसार, लेनपुल के अनुसार वो कहते हैं हुमायूं तमाम जिंदगी गिरता पड़ता रहा, उसी प्रकार गिरते पड़ते दुनिया से भी चला गया। बात समझ रहे? लेनपुल ने क्या कहा? हुमायूं तमाम जिंदगी गिरता पड़ता रहा, इसी प्रकार गिरते पड़ते दुनिया से भी चला गया। हुमायूं तमाम जिंदगी गिरता पड़ता रहा, गिरता पड़ता रहा और उसी प्रकार उसी प्रकार गिरते पड़ते दुनिया से चला गया। तो ये लेनपुल ने कहा था कि जिस तरह से पूरी जिंदगी गिरता पड़ता रहा, उसी तरह सीढ़ियों से गिरते ही हुए चले गए, निकल लिए। अच्छा रहा, निकल लिए। इसके बाद कुछ और पॉइंट है हुमायूं के बारे में। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? भाई ऑफलाइन की तरह तो मजा नहीं आ पाएगा। उसमें हम थोड़ा सा पीछे लाते थे, पूछते थे, याद कराते थे, जयकारा लगाते थे। वो सब चीजें नहीं हो पा रही हैं यहां पर, क्योंकि जब तक हम बोलते फिर तुम कमेंट में देखते आधे तो आंसर देख के दे रहे, कुछ गूगल पर सर्च करके दे रहे। समझ रहे? तो बहुत से तो जो भी ऐसी गलती कर रहा है यानी कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और जो मन से बिल्कुल अपना नोट्स विधिवत लिख रहा है, गूगल का कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, वही अच्छे हैं, वो आंसर दे रहे हैं तो गुड। अब बाकी जो देखकर आंसर दे रहे हैं बिल्कुल गुड नहीं है। ठीक है, वो तो समझ लो इसी की तरह, हुमायूं की तरह अपनी मौत का जो है बिस्तर बनवा रहे हैं। समझ रहे? हाँ, यानी खुद के लिए गड्ढा खुद रहा है। हाँ, क्योंकि दीन पनाह बनवाया फिर अपन ही मरे उसमें, तो ऐसी बिल्डिंग बनवाए का फायदा जिसमें खुद ही मौत हुई जाए, जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, इसके बाद में हुमायूं को जो था ज्योतिष पर विश्वास था। हुमायूं को ज्योतिष में विश्वास था, यानी हुमायूं जो था उसे ज्योतिष पर बहुत विश्वास था, इसलिए सप्ताह में वो 7 रंग के कपड़े पहनता था। इसलिए सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं को ज्योतिष में इतना विश्वास था, इसीलिए वो क्या करता था, प्रत्येक दिन 7 अलग अलग कलर, यानी कि सोमवार का दूसरा कलर, मंगल का दूसरा, बुध का तीसरा, बृहस्पति का चौथा, इस तरह से डेली अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था। और ये सोचता रहता था कि शायद ये वाले कपड़े अच्छे हों, ये कलर अच्छा हो। जब आप नहीं सोचते कौन से कपड़े पहन जाएं जिससे लक हमारा किस्मत खुल जाए, लेकिन कौन आया है? चलो क्लास के बाद ही ये ऐड कर दो, कौन है क्लास? अरे यार, यार कह दो यार, कहां आया? अभी आया ही नहीं, मैसेज नहीं आया है। चलो कह दो क्लास के बाद ऐड करें, क्लास पूरी हो जाने दो। मतलब वो ये सोचता रहता था कि जे वाले कपड़े से शायद हम युद्ध जीत जाएं,
ये वाले रंग से हमें ज्यादा, क्योंकि देखते नहीं सुबह आता इंडिया टीवी पे एक ज्योतिष जी बैठते हैं, वो कहते हैं आपके लिए शुभ कलर पीला और आपके लिए शुभ अंक 2, पहन लो शुभ 2। तो वही ज्योतिष में इसे भी विश्वास था, ज्योतिष में इन्हें भी विश्वास था, इसलिए ये रोज एक नए कलर के कपड़े का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, चित्तौड़ की राजमाता, चित्तौड़ की राजमाता कर्णावती ने, कर्णावती ने हुमायूं की सहायता के लिए राखी भेजी थी। हुमायूं की सहायता के लिए राखी भेजी थी। तो यानी जब अब हुमायूं की 1556 में जब मृत्यु हो जाती है, तो अब यहां जो है इसके आगे अकबर आएंगे, लेकिन अकबर से भी पहले शेर शाह सूरी के बारे में जो एक क्लास कल की रहेगी उसमें आपको दिखाया जाएगा। तो आज आपको जो हमने पढ़ाया हुमायूं के बारे में 1530 से 1556, ये हमने पूरा एक वीडियो बना लिया है और अपने गुरु कृपा जो चैनल है उस पर अपलोड हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है रोज हम पढ़ाएं, आप रोज बाय देखो, रोज देखो, रोज मुस्कुराओ उस वीडियो के साथ और देखो एकदम 2-3 दिन वीडियो ही देख लो लगातार, पिक्चर ना देखो, फिल्म ना देखो, गाना ना देखो, यही देख लो, क्या दिक्कत है, साल खांड देख लो, ठीक है। नहीं तो फिर हुमायूं की तरह गिरते ही पढ़ते जिंदगी चली जाएगी, समझ रहे। तो आज आपकी क्लास का टाइम हो जाता है और हुमायूं का जो है कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, यानी इनका जन्म भी करा दिया, इनकी मृत्यु भी करा दी। तो आज गुरु कृपा परिवार की ओर से एक बार फिर से मैं सुनील कुमार आप सभी छात्रों को कल तक के लिए नमस्कार बोलता हूं।